गुड मॉर्निंग, एबीपी गंगा देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र है। संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल आज बोलेंगी। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के भी आसार हैं। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विपक्षी दल धरना देने की भी तैयारी में है। तो संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन इसी बीच दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आज राज्यपाल भी बोलने वाली है। किसी हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विपक्षी दल धरना देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो यूपी के विधानमंडल का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा इस पूरी बैठक में। साथ ही साथ आपको बता दें कि हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विपक्षी दल धरना देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। आज एक अभिभाषण होने वाला है बजट सत्र को लेकर। राज्यपाल इस अभिभाषण की शुरुआत करेंगी संयुक्त बैठक में। एक तरफ जहां सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल ने सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सपा प्रदर्शन कर सकती है और साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, कानपुर देहात में झोपड़े पर बुलडोजर चलने और आग लगने से जो मां बेटी की मौत हुई थी, उस जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। तो विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार है, विरोध प्रदर्शन के आसार है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है। देहात में झोपड़ी पर जो बुलडोजर चला था, जो आग लगी थी, जिससे मां बेटी की मौत हुई थी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और आसार जताए जा रहे हैं कि उसी को लेकर प्रदर्शन भी किया जा सकता है। दरअसल बजट सत्र को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति तैयार की, उससे साफ है कि जब सत्र शुरू होगा तो सत्ता पक्ष से सपा के सवाल चुभने वाले होंगे। सपा ने बुलडोजर एक्शन, कानपुर कांड, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। वहीं कांग्रेस और बसपा भी सरकार को घेरने के मूड में। बजट सत्र का बवाली ट्रेलर रिलीज। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे। सत्र की राह में बुलडोजर ब्रेकर। कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोजर कर रहा था। अब इस बुलडोजर ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी घेराबंदी। ना ये था कि लंबी चर्चा होनी चाहिए, बजट सेशन है, तो इसको कार्य मंत्रणा में भी हमने रखा। सोमवार से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए हर दल की अपनी तैयारी है। लेकिन सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने जो संकेत दिए, उससे साफ है कि बजट सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा होना तय है। सारे विधायक इकट्ठा होंगे और चरण सिंह की मूर्ति बजाएंगे। अगर हमको सरकार ने रोकने का प्रयास किया तो जहां पर रोका जाएगा हम लोग वहीं धरना देने का काम करेंगे और 11 बजे जब राज्यपाल सदन में आएंगी तो उनका विरोध करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि कानपुर देहात की मड़ौली पंचायत की चाहला गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान झोपड़ी में आग लगने और मां बेटी की मौत पर विपक्षी दल सदन में सरकार को घेर सकता है। साथ ही आजम परिवार पर कानूनी कार्रवाई का मुद्दा भी उठ सकता है, जिसके संकेत सपा ने पहले ही दे दिए हैं। बेले डांस कर रही थी वो, तो बहुत उनका वीडियो वायरल हुआ। वो एसआईटी में खुद एसआईटी की टीम का मेंबर हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की भूमिका के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार
बुलडोज़र को लाई थी, कानून किनारे था, फैसले बुलडोज़र कर रहा था। अब इस बुलडोज़र ने जिंदा जलाने के साथ साथ जिंदा मारा भी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत मुखर है। सोमवार को बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस और बसपा सदन में कानपुर की घटना पर सरकार से सवाल कर सकते हैं। कानपुर में हुई है वो हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा, और जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हैं, जिस तरह से प्रदेश में बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, उनके ऊपर भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो भी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे होते हैं, अब जैसे कानपुर की घटना हुई है, इसको बसपा प्रमुखता से लाएगी, उठाएगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। गन्ना मूल जो है अभी इस बार 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। विपक्ष के इस रुख पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी का विशेष तौर से इतिहास रहा है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालना और सुव्यवस्थित तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना, और केवल मीडिया के सामने जाकर के कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि जो भी विपक्ष की ओर से सवाल आएंगे, सरकार की पूरी तैयारी है हर सवाल का जवाब देने। बजट सत्र 20 फरवरी से यानी सोमवार से 10 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 22 फरवरी को योगी सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेगी। योगी सरकार 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है। पिछले साल 6,15,518 करोड़ का बजट पेश हुआ था। माना जा रहा है कि योगी सरकार के बजट में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए घोषणा हो सकती है। हालांकि सियासत में हलचल योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट से ज्यादा विपक्ष के रुख पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सपा दफ्तर में शिवपाल युग की। दरअसल सपा में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव न सिर्फ पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे, बल्कि अखिलेश यादव के ना होने पर विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता भी की, जिससे साफ संकेत माना जा रहा है कि सपा में शिवपाल यादव का कद राष्ट्रीय महासचिव से कहीं ज्यादा है और आने वाले वक्त में सपा की भावी सियासत में उनकी भूमिका अहम होने वाली है। समाजवाद की सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर शिवपाल। अखिलेश का राष्ट्रीय प्लान, चाचा को बैठक की कमान। समाजवादी पार्टी की भावी राजनीति में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी? बजट सत्र से पहले सपा कार्यालय से सामने आई तस्वीरों ने बहुत हद तक इसे साफ कर दिया है। आज जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बैठक का नेतृत्व किया है, अध्यक्षता की है, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनसे बहुत कुछ लेने वाली है। उनके अनुभव का जो खजाना है वो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करेगी। दरअसल अखिलेश यादव के दिल्ली में होने के चलते लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, तो उसकी अध्यक्षता शिवपाल यादव को सौंपी गई। दिलचस्प बात यह है कि सपा में शामिल होने के बाद शिवपाल यादव पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे, जो संकेत है कि सपा की भावी राजनीति में शिवपाल यादव का कद क्या होने वाला है। आदरणीय शिवपाल जी, मैंने पहले भी कहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बैठक में आज वो शामिल हुए थे, हम सबको भी अच्छा लगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये बैठक बुलाई गई थी। उनके दिए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 100% सदस्यों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए आग्रह किया गया है। क्या कोई व्हिप जारी किया गया है? अभी व्हिप नहीं जारी की गई, जरूरत पड़ने व्हिप भी जारी करेंगे। शिवपाल यादव की भूमिका पर सपा विधायक और नेता कुछ भी साफ साफ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता रहे कि शिवपाल यादव के आने से पार्टी मजबूत हुई है। खबर है कि सोमवार को बजट सत्र में शामिल होने से पहले सपा विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे, भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका नेतृत्व शिवपाल यादव कर सकते हैं। विधायकों को संबोधित किया, उनके रहने से समाजवादी पार्टी के विधायकों में उत्साह की नई लहर दौड़ी है और 2024 में जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीटें जीतने का काम करेंगे।
एक तथ्य ये भी है कि सपा की सिफारिश पर विधानसभा में शिवपाल यादव के बैठने की जगह भी बदल दी गई है, यानी अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ बैठेंगे। कहा जा रहा कि अगर बजट सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होते तो शिवपाल यादव ही सपा विधायक दल को लीड करेंगे। सपा की रणनीति बताती है कि सपा में शिवपाल यादव की अहमियत राष्ट्रीय महासचिव से कहीं ज्यादा की है। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी टीम एक साथ मिल करके चुनाव को लड़ेगी और हम एक साथ रहेंगे। और ये ऐलान मुझे लगता है कि आपके चैनल्स के द्वारा भी हो चुका है और पूरा परिवार साथ में है और बहुत खुशी की बात है और सब लोग साथ में मिल करके आगे बढ़ेंगे। शिवपाल यादव की अध्यक्षता में सपा मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के अलावा हाल ही में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन और मां बेटी की जलकर मौत के मामले में चर्चा की गई। माना जा रहा कि इन्हीं मुद्दों पर सपा सरकार को सड़क से सदन तक घेरने का प्लान तैयार कर रही। नहीं, निश्चित रूप से एकता में बल है और हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उसका परिणाम होगा कि 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश जी अभी सदन में नहीं आ सकते हैं, कल ऐसी सूचना मिली है, संभावना उनके आने की कम है। शिवपाल जी ही सदन को लीड करेंगे सपा की तरफ से। अब अभी तो ऐसी सूचना हमारी जानकारी में नहीं है और जो निर्णय होगा वो कल आपको पता चल जाएगा। आज उनका बैठक को लीड करना, अध्यक्षता करना और सारे निर्णय लेना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में शिवपाल जी की चुनाव में अहम भूमिका। सभी का महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए और सबके कलेक्टिव निर्देशन से, कलेक्टिव संयुक्त रूप से सब लोगों ने मिलजुल कर निर्णय लेने का काम किया। शिवपाल यादव के दोबारा सपा में शामिल होने, राष्ट्रीय महासचिव बनने और अब विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने से साफ हो गया है कि अखिलेश यादव समझ चुके हैं कि 2024 के चुनावी रास्ते पर शिवपाल यादव की अहमियत कितनी ज्यादा है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आज सपा विधायक इरफान पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आज इरफान की करोड़ों की संपत्ति पर शिकंजा कसने वाला है। इरफान की लगभग 30 करोड़ की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस। अब तक इरफान गैंग के शौकत की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इरफान की करीब 30 करोड़ की प्रॉपर्टी सील की जा सकती है। इरफान सोलंकी गैंग के शौकत पहलवान की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसने वाला है। कई करोड़ों की संपत्ति उनकी जब्त की जानी है। कार्रवाई होने वाली है। करोड़ों की संपत्ति पर शिकंजा कसेगा। आपको बता दें कि उनके करीबी शौकत पहलवान की करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। और चित्रकूट से खबर है, आज खत्म होगी अब्बास की पत्नी निखत की रिमांड। जेल में अब्बास से मिलने के मामले में पुलिस रिमांड पर थी निखत। आपको बता दें, निखत अंसारी से पुलिस टीम ने 3 दिन तक लंबी पूछताछ की। अभी निखत के ड्राइवर नियाज से 2 दिन और पूछताछ चलेगी। तो अब्बास की पत्नी निखत ने कई बातों से पर्दाफाश किया है, लेकिन कई सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, जिसके बाद 3 दिन तक उनकी लंबी पूछताछ चली है। उनके ड्राइवर से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि निखत की पूछताछ आज खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके ड्राइवर से अभी आगे भी 2 दिन और पूछताछ चलेगी। रामपुर में बापू मॉल पर उद्घाटन के शिलालेख पर हथौड़ा चलाने वाले फरहत अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरहत अली खान अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आजम खान से नाराजगी जताते हुए शिलालेख को हथौड़े से तोड़ा था। इस मामले में नगर पालिका के क्लर्क की तहरीर पर थाना कोतवाली में सार्वजनिक संपत्ति नुकसान पहुंचाने के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने फरहत अली खान को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको बता दें, अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं फरहत अली खान, जिन पर और जिसका मताधिकार भी छिन गया है। ऐसे व्यक्ति के नाम के अभी भी शिलापट लगे हुए हैं, जो कानूनन भी मेरी समझ से गलत है। मैंने प्रशासन से अपील की है और एक संकेत दिया है शांतिपूर्ण तरीके से कि ऐसे शिलापट को तुरंत हटाया जाए, चाहे वो आज़म के नाम से हो, चाहे वो अब्दुल्ला के नाम से हो, जिसका मताधिकार छिन चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो भारत माता को डायन कह दे, जो हमेशा राष्ट्र विरोधी रहे, तो लाजमी सी बात है कि ऐसे लोगों को तो हमारे प्रशासन को, हम सब शरीफ लोगों के ऐसे शिलापट को लगा नहीं रहने देना चाहिए।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदार के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के साहू गैंगस्टर मोहम्मद तारिक के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में केस दर्ज किया गया है। अतीक अहमद के साड़ू मोहम्मद तारिक के साथ ही कमर सईद, शाहिद और मोहम्मद अमन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब्दुल दानिश नाम के युवक ने ये FIR दर्ज करवाई है। आरोप है कि अतीक के रिश्तेदार और कुछ लोगों ने पीड़ित से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उसके साथ मारपीट भी की है। साथ ही साथ रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में रूपनगर इलाके में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना पाकर NDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मलबे में 6 मजदूरों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन इमारत का ये लेंटर गिरा था। NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उसके बावजूद मलबे में 6 मजदूरों को निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायलों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। NDRF ने ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। निर्माणाधीन इमारत थी जिसका लेंटर गिर गया था, जिसके चलते ये पूरा बड़ा हादसा हुआ। मलबे से 6 मजदूरों को निकालकर फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और नियमितीकरण को लेकर शिक्षा मित्रों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आज से रमाबाई मैदान में महासम्मेलन का शिक्षा मित्र करेंगे और राज्य कर्मचारी संघ से संपर्क कर बड़े आंदोलन की तैयारी है। कई मांगों को लेकर आज से लखनऊ में धरना देंगे शिक्षा मित्र। तो नियमितीकरण को लेकर यह आंदोलन होने वाला है। बड़े आंदोलन की तैयारी है। कई मांगों को लेकर आज से लखनऊ में धरना देंगे शिक्षा मित्र। तो राज्य कर्मचारी संघ से संपर्क कर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। कई मांगों को लेकर धरना देने वाले हैं शिक्षा मित्र। लखनऊ में धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। आज से रमाबाई मैदान में महासम्मेलन करने वाले हैं शिक्षा मित्र। कई मांगों को लेकर लखनऊ में धरना देंगे सभी। साथ ही साथ बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। राज्य कर्मचारी संघ से संपर्क भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कई मांगों को लेकर धरना देने की तैयारी है, जिसके चलते लखनऊ में शिक्षा मित्र ने राज्य कर्मचारी संघ से भी संपर्क साधा है। बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि के पर्व के दौरान स्वामी दीपांकर के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर शिवरात्रि के मौके पर महाआरती का आयोजन किया गया था और इसी दौरान किसी शख्स ने स्वामी दीपांकर को अपशब्द कहे और उनके साथ बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उस वक्त मुजफ्फरनगर के DM और SSP भी कार्यक्रम के दौरान शिव चौक पर ही मौजूद थे। इस मामले को शिकायत मिलने पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। और इस मामले में बीजेपी नेता ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर पूरा विश्वास है। आदरणीय हमारे अग्रज हैं CM साहब, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो होगा सो उचित होगा। मगर इसी तरह की स्थिति तब भी हुई थी जब गोरखपुर मठ पर हमला हुआ था, तो उसे मानसिक विक्षिप्त कहा गया था। तो बस मेरा इतना ही निवेदन है, मुझे पूरा विश्वास है, परंतु इसकी इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कभी कोई ऐसी स्थिति घटित हो और हम लोग फिर बाद में इसका समन्वय और चर्चा करें और विचार करें, उसके बाद कोई तात्पर्य नहीं रह जाए कि गंभीर जांच हो और ये यात्रा अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कार्रवाई मुझे लगता है उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति पकड़ा है। अब ये कौन पकड़ा है, क्या है, ये जांच का विषय है। ये पुलिस अपने आप जांच करेगी। ये बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी ने मुझे भी ये बात बताई है। उसके बाद स्मार्टफोन भी था और वो स्मार्ट ही लग रहा था, ऐसा लगता नहीं था कि मंदबुद्धि है। लेकिन अब पुलिस ने किसे पकड़ा है ये बात का विषय है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 फरवरी 2023 को एक मामला संज्ञान में आया,
जिसमें शिव चौक पर महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना के दौरान स्वामी दीपांकर के साथ किसी व्यक्ति ने अभद्रता की है। मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पुलिस नगर द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में आज से ताज महोत्सव का आगाज होने वाला है। महोत्सव में कला, शिल्प, संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। शहर वासियों को भी महोत्सव में प्रतिभाग लेने का मौका मिलेगा। आगरा ताज नगरी में महोत्सव का आज से आगाज होने वाला है। ताज महोत्सव 18 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन शाहजहां के उर्स पर भीड़ उमड़ने की वजह से प्रशासन ने ताज महोत्सव के आयोजन को इसकी तारीखों में परिवर्तन करते हुए आज से 1 मार्च तक करने का फैसला लिया है। संयुक्त निदेशक पर्यटन अविनाश कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और कलाकारों का चयन भी कर लिया गया है। शहरवासियों से महोत्सव में प्रतिभाग करने और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। इन दिनों ताज महोत्सव आगाज ताज का दीदार करने आए पर्यटकों को ताज नगरी में कला, शिल्प, संस्कृतियां, व्यंजन, नृत्य और संगीत का खास आनंद लेने को मिलेगा। 1 मार्च तक ये पूरा महोत्सव चलने वाला है, जिसमें पर्यटकों को ताज नगरी में कला, शिल्प, संस्कृतियां, व्यंजन, नृत्य और संगीत का लुत्फ उठाने को मिलेगा। और खबर मेरठ से है। युवक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है। प्रेमिका के घर मिलने पहुंचे युवक की कनपटी पर गोली लगी। गोली लगने से शिवम नाम के युवक की मौत हो गई है। पेट में गोली लगने से घायल युवती की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें, प्रेमिका के परिजनों पर गोली मारने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने युवती के पिता और भाई को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हॉरर किलिंग की आशंका जताई जा रही है और पुलिस ने इस पूरी कड़ी में युवती के पिता और भाई को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।